हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैकेट की सीरीज क्वेश्चंस का डायसेक्शन का पार्ट 4 और इस सीरीज में हम कर रहे हैं यूपीएससी ने इस साल जितने भी एग्जाम लिए हैं यानी 2023 में जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उन एग्जाम्स में आए हुए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डायसेक्शन। और 30 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 31st क्वेश्चन से। तो लेट अस स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि स्क्रीन पर पेस्टेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के जो क्वेश्चन पेस्टेड है उसका आंसर करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। द डैनिश ट्रेडिंग कंपनी यानी डैनिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट अराइव्ड इन इंडिया एट 1616 एडी। ठीक है, ये पता होगा 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उसके अलावा अंडर डेन सुपरविजन, डेनमार्क की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, डेनमार्क के लोगों को डेन्स कहते हैं। अंडर देयर सुपरविजन टाउन ऑफ कासिम बाजार हैड प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सिल्क यार्न ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी के अंदर ये स्टैब्लिश हुई है, 17th सेंचुरी में ही आई है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 17th सेंचुरी के अंदर सिल्क यार्न का लार्जेस्ट अमाउंट वॉज प्रोड्यूस्ड इन कासिम बाजार। उसके बाद जो डेन्स है उन्होंने अपना सेटलमेंट कहाँ पर एस्टेब्लिश किया, ट्रैंकेबार और सेरमपुर में। यहाँ पर से देख सकते हो ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ट्रैंकेबार जहाँ पर की सेटलमेंट हुआ था डेन्स का, वो प्रेजेंट डे कहाँ पर है, तो इट इज इन तमिलनाडु। नेक्स्ट है सेरमपुर विच वॉज द हेड क्वार्टर्स ऑफ डेन्स इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डेन्स जब इंडिया के अंदर स्टैब्लिश किया उन्होंने अपने आप को, तो उनका हेड क्वार्टर क्या था। तो यहाँ पर देख सकते हो इसको, ये प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया इन लेट 1850s, जो कि 1600 के अंदर आ गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लेट 1850s में जब उसने इंडिया का पूरा कंट्रोल ले लिया, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अलाउड टू कीप देयर सेटलमेंट्स। उनके सेटलमेंट कहाँ पर थे, पौंडीचेरी, माहे, यानम, कराईकल और चंद्रनगर। तो ये जो सारे टाउन्स हैं, ये सारे टाउन्स जो हैं वो पौंडीचेरी के टाउन्स हैं। पौंडीचेरी, माहे, माही इस साइड कहीं पर है, देन यानम, यानम भी राइट साइड में है कहीं पर, कराईकल यहीं कहीं है, और फिर चंद्रनगर इट इज ऑल्सो इन प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल। बाकी सारे पुडुचेरी के टाउन्स हैं। तो ये जो टाउन्स हैं ये सारे वो टाउन्स हैं जहां पर की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटलमेंट्स थे। देन बिटवीन 17th एंड 19th सेंचुरी चिंसुरा वॉज द प्रॉस्परस ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच कहाँ के लोग हो गए, नेदरलैंड्स के, सबको पता ही है। खैर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ पर था, चिंसुरा। और ये जो चिंसुरा है वो भी प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक, तो लेट अस सी क्वेश्चन क्या है। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड डेन्स एस्टेब्लिश देयर सेटलमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर डेन्स का सेटलमेंट हमने कहाँ पढ़ा, उनका हेडक्वार्टर था सेरमपुर और सेटलमेंट था ट्रैंकेबार। तो यहाँ से आंसर हो गया ट्रैंकेबार। इसके अलावा आपको बाकी के ऑप्शन भी पता चल गए कि क्या है, कि चिंसुरा के अंदर तो ट्रेडिंग पोस्ट था, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके अलावा ये जो दो हैं ये सेटलमेंट्स थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। ओके, तो ये लिखा आपका आंसर ट्रैंकेबार, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे देखते हैं। बैटल ऑफ रेजंगला, इट वाज फॉट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उसी से रिलेटेड ये बैटल है, बैटल ऑफ रेजंगला, जिसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है। अब ये बुक किसने लिखी है ये भी पता होना चाहिए। ये बुक लिखी है कुलप्रीत यादव ने। दिस शुड बी लर्न्ड। नेक्स्ट, इस बैटल को लास्ट स्टैंड भी बोलते हैं क्योंकि हर सोल्जर ने, इंडिया के हर सोल्जर ने ही फॉट टू हिज लास्ट ब्रेथ। और इंडियन साइड जो थी इट वाज लेड बाय मेजर शैतान सिंह भाटी, और जिनको की लेटर ऑन परमवीर चक्र इससे अवार्ड किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। तो ये मैंने यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड, जो इंडिया के गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो यहाँ पर पेस्ट किए हैं। वो देख सकते हो कि हाईएस्ट कौन सा, उसमें से परमवीर चक्र है, उसके बाद अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ये मैंने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में लगाए हैं इनको। तो इसमें हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड हो गया आपका परमवीर चक्र, जो कि दिया गया था मेजर शैतान सिंह भाटी को फॉर कॉन्स्पिकुअस ब्रेवरी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इन द फेस ऑफ एनिमी।
यहाँ पे मैंने कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग भी ऐड कर दिया है जस्ट फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज। तो कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग होता है इजीली सीन और नोटिस, जो कि क्लियरली दिख रहा है। तो क्लियरली जो उनकी ब्रेवरी दिखी उसके अंदर, बैटल के अंदर, तो उसके लिए उनको मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? द बैटल ऑफ रेजिंग लॉ, एन एपिक बैटल इन हॉस्टाइल कंडीशन वाज फॉट बाय इंडियन आर्मी इन। अब ये पता होगा कि अगर आपको कि बैटल ऑफ रेजिंग लॉ जो है वो इंडो चाइना वॉर से रिलेटेड बैटल थी, तो आपको आंसर पता होगा इसका, जो कि है 1962। बट इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है इस बैटल के बारे में वो भी जरूर याद कर लेना, क्योंकि वो भी आ सकती है क्वेश्चन के अंदर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। द जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस एंड यूएस मिलिट्री लॉन्च्ड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइटल्ड कीन स्वॉर्ड इन जापान। यानी कि जापान के अंदर एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और जो कि किसके किसके बीच हुई? जापान और यूएस के बीच में। आपको पता है जापान के अंदर स्वॉर्ड फाइटिंग की जाती है, और उस स्वॉर्ड फाइटिंग का नाम है केंडो। ये इनकी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है। तो इससे कर सकते हो कि क्योंकि कीन स्वॉर्ड है, तो स्वॉर्ड फाइटिंग क्योंकि जापान के अंदर की जाती है, तो इसलिए कीन स्वॉर्ड इसकी जॉइंट एक्सरसाइज का नाम हो गया। और क्योंकि यूएस वर कीन टू लर्न इट, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक ए निमोनिक कि जापान के अंदर स्वॉर्ड फाइटिंग की जाती है एंड यूएस पीपल, यूएस के जो लोग थे, दे वर कीन टू लर्न दैट स्वॉर्ड फाइटिंग। तो कीन स्वॉर्ड हो गई किसके किसके बीच में? जापान और यूएस के बीच में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जॉइंट एक्सरसाइज के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर। तो इनको भी हम कुछ निमोनिक से याद करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन के लिए हम एक निमोनिक ऐसा बना लेते हैं कि इंडिया में जाके धर्म को गार्ड किया। ठीक है, ये जस्ट ऐसे निमोनिक्स है याद करने के लिए, इसे जरूर याद हो जाएगा। एक बार ऑडियो क्यूज बन जाते हैं, विजुअल क्यूज बन जाते हैं, तो उसे याद रहता है। ठीक है, तो धर्म गार्जियन के लिए क्या? इंडिया में जाके। तो इंडिया में जाके धर्म को गार्ड किया, तो इंडिया और जा बोले तो जापान। ठीक है, तो इंडिया और जापान के बीच में हुई धर्म गार्जियन। देन है जिमेक्स, JIMEX। ये तो खैर एक्रोनिम है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का। ये तो वैसे याद हो जाएगा, जापान I फॉर इंडिया, देन मैरीटाइम, और EX इज फॉर एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और जापान के बीच में हुई। नेक्स्ट 3 देखो, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया। ये जो 3 एक्सरसाइजेज हैं वो इंडिया और यूएस के बीच में हुई हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि वज्र से प्रहार कर करके युद्ध का अभ्यास किया और फिर भी कोप अप कर लिया। तो इससे ये पता चल जाएगा, मैंने एक ही सेंटेंस बना दिया सबको यूज करके, कि ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज किसी एक ही देश के साथ हुई हैं। तो वो देश आपको याद करना है कि वो देश है यूएसए, जिसके साथ ये 3 एक्सरसाइजेस हुई हैं। अब यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कीन स्वॉर्ड 23 इट वाज कंडक्टेड बिटवीन यूएसए एंड जापान। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो इंडिया से रिलेटेड ही हो, कि वो इंडिया और जापान ही हो या इंडिया यूएसए ही हो, वो किसी और दूसरी 2 कंट्रीज के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो खैर इसका आंसर हो गया आपका यूएसए एंड जापान, जिनके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई कीन स्वॉर्ड। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये कुतुब मीनार पेस्ट किया हुआ है, ये है रेड फोर्ट, और ये है हुमायूं टोम। ठीक है, ये तीनों के अंदर क्या चीज कॉमन है? कि तीनों ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और क्या कॉमन है? कि तीनों ही दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो तीनों के बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, कि हुमायूं टोम हो गया, जिसको कि 1993 के अंदर डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, और उसके सक्सेसर जो कि इल्तुतमिश है उसने कंप्लीट किया था कुतुब मीनार को। नेक्स्ट है रेड फोर्ट, जिसको कि शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेट किया गया इन द ईयर 2007। तो ये तीनों ही दिल्ली की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और इनका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुतुब मीनार 93, हुमायूं टोम 93 और रेड फोर्ट 2007। इनके ईयर भी जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट लेटेस्ट इज रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिसको कि 2007 के अंदर नोटिफाई किया गया। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि मानव कोई बच्चा है, ही इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली। तो वो कहाँ कहाँ पर जाएगा? तो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जामा मस्जिद भी है हमारे पास, इंडिया गेट भी है, बट दीज आर नॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स।
तो इसके अंदर से आंसर हो गया आपका सी, जिसके अंदर यही 3 ऑप्शंस है जो हमने अभी पढ़े हैं। सो द आंसर इज सी, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड हुमायूंस टॉम्ब। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जो कि मनाया जाता है 2 फरवरी को। और 2023 में जब ये मनाया गया तो इसकी जो थीम थी वो थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर जो है वो एक रेटिफिकेशन का टॉपिक है, बट बेटर होगा अगर आप निमोनिक बना लोगे तो वो जल्दी लर्न हो जाएगा और लंबे टाइम तक लर्न भी रहेगा। अब मैं बताती हूँ आपको निमोनिक बनाते कैसे हैं। इसका निमोनिक देखना, जिस भी चीज़ का निमोनिक बनाना हो उस चीज़ के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे 2 फरवरी और वेटलैंड, 2 फरवरी और वेटलैंड को देख के जो भी पहली चीज़ आपके माइंड में आए वो चीज़ बोल दो, वो चीज़ अपने माइंड में एक बार बोल दो तो वो याद हो जाती है। ठीक है, जैसे वेटलैंड को बोलते हैं दलदल, है ना। दलदल में दल कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो मैं 2 लिख लेती हूँ। 2 बार आ रहा है तो 2 बार आ रहा है ये, है ना, तो मैंने लिख दिया 2 तो 2 से कौन सी डेट बन गई? 2 फरवरी। तो इस तरीके से कुछ भी निमोनिक बना सकते हो और सबके निमोनिक्स जो होते हैं वो बहुत यूनिक हो सकते हैं। खैर, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है इट एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वाइटल रोल वेटलैंड्स प्ले फॉर ह्यूमन एंड द वर्ल्ड। और ये जो डे आई कब मनाना शुरू किया गया था? 2 फरवरी 1971 से मनाना शुरू किया गया था इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसार ऑन द शोर्स ऑफ कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो इंडिया के लेफ्ट साइड में, जहाँ पर ये उज्बेकिस्तान और ईरान इराक वगैरह है उस साइड ही आपकी कैस्पियन सी है। ठीक है, और उस कैस्पियन सी के शोर्स पर बसी हुई है सिटी रामसर, और जो कि एक ईरानियन सिटी है। ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ ये वेटलैंड्स डे का सेलिब्रेशन। खैर, इसके बाद वाटर डे देख लेते हैं, फरवरी के बाद मार्च के अंदर आता है। अब देखो इसका भी निमोनिक क्या आ रहा है मेरे को माइंड में, 22 मार्च, मार्च को देख के और वाटर को देख के कि भाई मार्च के अंदर होली होती है, होली पानी से खेली जाती है ना। या फिर मार्च में गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, तो गर्मी पड़ेगी तो पानी बहुत ज्यादा पियोगे। तो इस तरीके से मार्च और वाटर तो लिंक हो ही गया आपका। 22 भी किसी तरीके से लिंक कर सकते हो कि भाई 2 गुब्बारे मारे आपने होली पर पानी के, तो 22 उससे कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, खैर जो भी आ रहा है माइंड में मैं उसको बता रही हूँ कि इस तरीके से निमोनिक बना सकते हो। फाइन, तो वाटर डे कब हो गया? 22 मार्च को, क्योंकि मार्च में होली मनाई जाती है और मार्च में गर्मी भी पड़ती है, तो इसलिए पानी की जरूरत पड़ती है ना। तो हमने इसके 2 निमोनिक बना लिए, उससे भी 22 जो है वो लिंक हो जाएगा। खैर, वर्ल्ड वाटर डे हेल्ड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर सिंस 1993। इट फोकसेस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये वर्ल्ड वाटर डे यहाँ पे है, देखो 22 मार्च को। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इट इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड। अप्रैल 22, ये भी देखो 22 को ही मनाया जाता है और ये अप्रैल में मनाया जाता है। फर्स्ट इट वॉज सेलिब्रेटेड इन 1970। इसका निमोनिक एक बार खुद बनाने का ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल टाइगर्स डे, और जिसको कि ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है। 29 जुलाई को ये आता है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द टाइगर कंजर्वेशन। एनुअल डे सेलिब्रेटेड विद द स्लोगन देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। कई बार स्लोगन भी आ जाता है, कई बार उनकी थीम्स भी आ जाती है कि इस साल इस पर्टिकुलर डे की थीम क्या थी। ठीक, तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन में देखो, वेटलैंड डे हमने याद किया कि 2 फरवरी, फिर वाटर डे याद किया था कि मार्च में। ठीक है ना, पानी की जरूरत मार्च में पड़ती है, तो मार्च। अब देखो जिनके निमोनिक बने होंगे ना, वो निमोनिक वाले जो डेज हैं वो पक्का पक्का आपको याद रहेंगे, और बाकी जिनके निमोनिक नहीं बताए वो उसके अंदर जरूर कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, तो कोशिश करना कि जितने भी डेज हैं वो सारे निमोनिक से ही याद करो। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, और आपका इंटरनेशनल मदर अर्थ डे वो है 22 अप्रैल। तो आपका आंसर हो गया 3142। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका पीजीआई के बारे में कुछ। व्हाट इज पीजीआई? पीजीआई सबसे पहले तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इट इज अ टूल डिवाइस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब क्योंकि एजुकेशन है तो किसकी परफॉर्मेंस की बात हो रही होगी? भाई एजुकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस की, स्टेट और यूटी लेवल पर। और ये जो पीजीआई है ये वेरियस इंडिकेटर्स पर बेस्ड होता है, जैसे टीचर्स एजुकेशन या फिर डिजिटल इनिशिएटिव्स वगैरह वगैरह। तो ये जो इंडेक्स है इसके अंदर टॉप करने वाली टॉप 5 जो स्टेट्स हैं वो ये रही आपकी
केरला, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात। अब ऐसे तो टॉप 5 याद होने से रही, है ना, जब तक इसको की निमोनिक से नहीं करोगे। तो मैंने कहा था कि भाई जो पहली चीज आए उसको जरूर बोल देना। जब भी इस तरीके से टॉप वाले याद करने हो या बॉटम वाले याद करने हो बहुत सारे नाम, तो उनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको लिख लेते हैं, KMPCG। इसकी कुछ हम निमोनिक बना लेते हैं, इसके कुछ इनिशियल लेटर से हम निमोनिक बना लेंगे। अब क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो मेरे माइंड में आ रहा है क्या मोहन पढ़ने चला गया। ठीक है, तो क्या मोहन पढ़ने चला गया, पढ़ने से रिलेटेड है तो एजुकेशन के, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मैंने ये निमोनिक बनाया होगा। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किसके लिए है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए। ठीक, तो K फॉर केरला, M फॉर महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ और G फॉर गुजरात। ठीक, क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी इज नॉट, नॉट को हमेशा सर्कल कर लेना एग्जाम के अंदर भी, नॉट अमंग द टॉप 5 इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो टॉप 5 आप याद कर चुके कि क्या मोहन पढ़ने चला गया, तो पढ़ने चला गया तो है ही नहीं, दिल्ली तो था भी नहीं, वैसे इसके अंदर डी तो था ही नहीं, राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर, यू सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये क्या नजर आ रहा है, UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क 22 से 24 मार्च 2023। कुछ याद आ रहा है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा था पीछे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है ना, और 22 से 24 मार्च को वाटर कॉन्फ्रेंस है। कुछ सोच समझ के ये डेट्स फिक्स किए गए होंगे, है ना। 22 से 24 मार्च UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस की डेट्स हैं, जो कि कहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई, आपके न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में क्या है, न्यूयॉर्क में UN का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो वहीं पर ये कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस है तो कोई और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। देखो, को होस्टेड बाय, ये जो कॉन्फ्रेंस है इट वाज को होस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ तजाकिस्तान एंड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स। ठीक, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑफ UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। तो जहां पर UN का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहीं पर ये कॉन्फ्रेंस हुई। इसकी डेट्स पता होनी चाहिए, 22 से 24, 22 मार्च को आता है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया यहाँ पर बी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट में कुछ चीजों की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। रिसेशन क्या होता है भाई, जब कंट्री की इकोनॉमी पीक से, सपोज ऐसे है, किसी पीक पर पहुंची कंट्री की इकोनॉमी, और उसके बाद ऐसे गिरते 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 उसका ट्रॉफ आ गया और फिर वो उठना शुरू हुई होगी। तो ये जो पीरियड हुआ पीक से लेके ट्रॉफ तक, यानी ऊपर से लेके नीचे तक ये जो गिरी है इकोनॉमी, ये पूरा जो पीरियड होगा इकोनॉमी के गिरने का, इसको रिसेशन कहा जाता है। फिर डिफ्लेशन, डिफ्लेशन इज सस्टेन्ड डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, जब प्राइसेस गिरने लगे। ठीक है, जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं कि भाई इन्फ्लेशन हो रहा है। तो डिफ्लेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। तो डिफ्लेशन इज सस्टेन्ड डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। फिर आपका स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन में स्टैग्नेशन आ रहा है यहाँ पर, और इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन की फील आ रही है। तो स्टैग स्टैग्नेशन यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, और फ्लेशन से इन्फ्लेशन मैं बता रही हूँ तो हाई इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमी की वो सिचुएशन जिसके अंदर की हाई इन्फ्लेशन भी हो रखा है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो इस वजह से स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रही क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी ठीक नहीं हो रहा है और ना ही इन्फ्लेशन जो है वो डाउन आ रहा है। ठीक है, तो हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमी स्टैगनेट कर जाती है, तो स्टैग्नेशन, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। फिर है डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन होता है जब हमारी किसी भी कंट्री की, ठीक है, किसी भी कंट्री की जो वैल्यू ऑफ मनी है वो फॉरेन करेंसी से कम हो जाए, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाए। इट्स अ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट टू अ कंट्रीज वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड टू अ फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पर वो किसकी डेफिनेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है, द क्वेश्चन इज द सस्टेन्ड डिक्रीज इन जनरल प्राइस। प्राइस में कम होने को क्या कहते हैं, देखो ये तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है, यहाँ पे डिवैल्यूएशन में मनी डिवैल्यूएट हो रहा है, प्राइस लेवल पे बात नहीं हो रही है। देन रिसेशन मैंने बता दिया, रिसेशन तो पता ही है सबको कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जब कम होती जाती है, ठीक है, पीक से जब इकोनॉमी डाउन की तरफ बढ़ रही है तो इस पीरियड को रिसेशन बोलते हैं। यहाँ पर है सस्टेन डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, तो प्राइस से रिलेटेड होता है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन।
यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये आंसर हो गया आपका डिफ्लेशन। आंसर इज ए, डिफ्लेशन। नेक्स्ट में अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें पहला है साइक्लिकल। साइक्लिकल से वैसे ही पता चल रहा है कि भाई साइक्लिकल ट्रेंड होगा कि भाई कब पहले एम्प्लॉयमेंट है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा आया, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से साइक्लिकल ट्रेंड रहेगा। कि बिजनेस साइकिल के अंदर देखो, जो बिजनेस साइकिल है, अगर बिजनेस पीक पर जा रहा है तो भाई एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा रहेगा, फिर वो डाउन जा रहा है, फिर कभी बढ़ रहा है, फिर कभी घट रहा है। तो ये बिजनेस साइकिल इसी तरीके से होती है कि कुछ उसके अंदर हमने नया इंट्रोड्यूस किया तो बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे उसका सैचुरेशन आ जाएगा तो थोड़ा सा उसका ट्रेंड जो है वो नीचे जाएगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो इसी साइक्लिकल ट्रेंड से एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो अफेक्ट होता है। तो वो हो गया आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है सीजनल। सीजन से वैसे पता चल रहा है कि किसी साल के पर्टिकुलर सीजन में ही वो एम्प्लॉयमेंट रहता है, तो वो हो गया आपका सीजनल एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, सेंटा क्लॉज के इम्पर्सनेटर्स जो बनते हैं, तो वो तो बस दिसंबर के टाइम पे उनके पास काम रहेगा, तो वो पर्टिकुलर ईयर पर यानी पर्टिकुलर सीजन पर डिपेंडेंट है उनकी एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल, यानी कि किसी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, किसी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है कि उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, तो यानी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी वो होगी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कि भाई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया और टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से, बेटर टेक्नोलॉजी आने की वजह से कम एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए कुछ एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालना पड़ा, तो वो हो गए उनका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल इज लाइक कि व्हेन एक बंदे को कोई जॉब पसंद नहीं आ रही तो वो अपनी आइडियल जॉब की सर्च में बार बार जॉब चेंज करते जा रहा है, ठीक है, तो जॉब चेंज करता जा रहा है बार बार, तो दिस इज कि जॉब्स के बिटवीन में फ्रिक्शन आ रहा है, तो इसलिए ये होती है आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो, अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल कुछ चेंज हुआ है, इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, तो यानी कि ये हो गया आपकी स्ट्रक्चरल। आंसर इज बी। नेक्स्ट स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं। इंडिया डिप्लॉयड इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन कंटिजेंट टू यूएन पीस कीपिंग मिशन इन लाइबेरिया। लाइबेरिया किधर है? अफ्रीका में है, वेस्ट अफ्रीका में है ये, ठीक है। द मिशन नोन एज यूएन मिशन इन लाइबेरिया, UNMIL। दिस हिस्टोरिक डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट टू प्लेस इन 2007 में ये हिस्टोरिकल डिप्लॉयमेंट की गई थी। खैर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय एन ऑल वुमेन कंटिजेंट टू यूएन पीस कीपिंग मिशन। तो ये जो है, इन विच कंट्री डिड दिस मिशन ऑपरेट, ये मिशन जो है वो कौन सी कंट्री में ऑपरेट किया गया, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है लाइबेरिया के अंदर, विच इज अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। ये कुछ न्यूज़पेपर की न्यूज़ की कटिंग्स हैं, ठीक है। इंडिया डिप्लॉयज इट्स लार्जेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ वुमेन पीस कीपर्स, तो ऑल वुमेन कंटिजेंट है ये, फाइन। तो आप हो गया यहाँ पे लाइबेरिया। So this brings us to the end of another 10 questions of question card dissection series of Just Crack It. Thank you for watching.